हेलो स्टूडेंट्स, अवकलन के इस दूसरे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो लेक्चर में अवकलन से संबंधित 4 नियमों को सीख चुके हैं और उन पर आधारित प्रश्नों का आपने अभ्यास कर लिया होगा। अब इस वीडियो में हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अवकलन का 5वां नियम हम यहाँ देख रहे हैं, जिसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं, गुणा का नियम कहते हैं। विद्यार्थियों, यदि हमें दिया गया फलन इस प्रकार है, y = uv की फॉर्म में है, जहाँ पर u फंक्शन ऑफ x है और v भी फंक्शन ऑफ x है। यानी आपको 2 फलन दिए हुए हैं और दोनों एक दूसरे से गुणा के स्वरूप में हैं। तो उस स्थिति में जो हम अवकलन करेंगे या y फंक्शन का जो अवकलज ज्ञात करेंगे, डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, उसको हम इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात करेंगे। यानी y = uv हो तो dy/dx = u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u। आप इसको अच्छी तरह से याद करें और यह गुणा का नियम कहलाता है। आप इसमें देख सकते हैं कि जब हमने dy/dx निकाला है तो सबसे पहले हम प्रथम फलन है उसको एज इट इज़ लिखेंगे इंटू द्वितीय फलन का अवकलन गुणांक प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन गुणांक हम लेंगे। इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से सीख सकते हैं। यहाँ मैंने एक उदाहरण लिया हुआ है, आप देखिए। ये उदाहरण है जिसमें y = 4x + 8 एक फलन ये है और दूसरा फलन है 4x²। विद्यार्थियों, एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप 4x + 8 को 4x² से गुणा करें और सिंप्लीफाई करें, तब उसका अवकलन करें। लेकिन यहाँ हम गुणा के नियम से इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आपके 2 फलन हो गए यहाँ पर। एक फलन हो गया 4x + 8 और दूसरा हो गया 4x²। 4x + 8 को u मानिए और 4x² को v मानिए और हम सूत्र के अनुसार इसको लिखेंगे। तो dy/dx = प्रथम फलन जो कि 4x + 8 है इंटू द्वितीय फलन जो कि हमारा 4x² है, उसका अवकलन गुणांक लेंगे प्लस 4x² जो कि हमारा द्वितीय फलन है इंटू प्रथम फलन का अवकलन गुणांक हम लेंगे या डेरिवेटिव लेंगे। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में जो 4x + 8 है उसको हमने एज इट इज़ लिख लिया है इंटू 4x² का जो डेरिवेटिव होगा वो है 8x हो गया, जो हम पावर रूल के माध्यम से निकालते हैं, और प्लस 4x² इंटू 4x + 8 का जो डेरिवेटिव है वह 4 होगा। हमने इसको लिख लिया है। अब अगले स्टेप में हमने इसको मल्टीप्लाई करके, गुणा करके सिंप्लीफाई कर लिया है और हमारा यह स्टेप आ गया। आप देखिए, और अगले स्टेप में पुनः इसको सरल रूप में रखकर हम लिख सकते हैं 48x² + 64x। तो इस प्रकार आप 2 फलन जो कि आपस में गुणा का स्वरूप लिए हुए हैं, तो उनको प्रोडक्ट रूल के माध्यम से आप उनका अवकलन कर सकते हैं। विद्यार्थियों, इसी प्रकार यह दूसरा उदाहरण है जिसमें एक फलन x² + 7 है और दूसरा x + 1 है। तो यहाँ पर भी ये u और v की फॉर्म में दिए हुए हैं, u x² + 7 और v x + 7। इसको आप अपनी नोटबुक में इसको करिए, प्रोडक्ट रूल लगाइए और उसको आगे सॉल्व करिए। पावर रूल को भी अप्लाई यहाँ पर
होगा। आप इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व करें और मैं समझती हूँ कि आप इस गुणा के नियम को फॉलो करेंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। विद्यार्थियों, अवकलन का अगला नियम है जिसे हम कोशेंट रूल भी बोलते हैं, भागफल का नियम भी बोलते हैं। इस स्थिति में y इक्वल टू यू अपॉन वी की फॉर्म में होगा, यानी दो फलन हैं, u यह भी फंक्शन ऑफ x है और b यह भी फंक्शन ऑफ x है। तो उस स्थिति में भागफल के नियम के अनुसार आप इस रूल को फॉलो करेंगे, यानी dy dx इज इक्वल टू v क्या है, हमारा हर है और u हमारा यहाँ अंश है। तो dy dx इक्वल टू v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा सूत्र है उसके अनुसार हर इंटू अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश इंटू हर का अवकलन गुणांक, और इसको हम डिवाइड करेंगे हर का स्क्वायर, यानी यहाँ पर जो v स्क्वायर है। तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। आप एक दो बार इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे। तो आप इसको सूत्र को याद रखें, इस पूरे सूत्र को कि y इक्वल टू यू बी है तो हमारा dy dx किस रूप में होगा। अब हम एक उदाहरण लेते हैं इसको सीखने के लिए। उदाहरण लिया हुआ है y इक्वल टू 8x डिवाइडेड बाई x की पावर 3 प्लस 1। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर भागफल का नियम लागू होगा। u यहाँ पर 8x है और v यहाँ पर x की पावर 3 प्लस 1 है। हमने भागफल के नियम के अनुसार अपने जो पद हैं उनको व्यवस्थित कर लिया है। आप देख सकते हैं dy dx इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 8x माइनस 8x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर। आप इसको पावर रूल से सॉल्व करते हुए अगले स्टेप में आप इस प्रकार लिखेंगे x की पावर 3 प्लस 1 इंटू 8 जो कि 8x का डेरिवेटिव है माइनस 8x इंटू 3x स्क्वायर जो कि x की पावर 3 प्लस 1 इसका डेरिवेटिव है डिवाइडेड बाई x की पावर 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप सिंप्लीफाई करके आपको इस प्रकार लिखना है गुणा करते हुए, और अगले स्टेप में आप इसको सिंप्लीफाई करके इस प्रकार लिख सकते हैं और अंत में आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ आपने गुणा के नियम के माध्यम से अवकलन किया है और गुणा के नियम को प्रयोग में लेते समय जहाँ ज़रूरत थी वहाँ आपने पावर रूल का और जोड़ और बाकी के नियम का भी इसमें आपने प्रयोग किया है। विद्यार्थियों, अगला उदाहरण है, हम दूसरा एक और बहुत छोटा सा उदाहरण लेते हैं भागफल के नियम का, जहाँ पर y इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई x की पावर 4। तो यहाँ पर भी आप भागफल का नियम लागू कर सकते हैं। u आपका 5 है, v x की पावर 4 है। लेकिन विद्यार्थियों, इसको हम यदि सिंप्लीफाई करके इस रूप में रख लें, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स की पावर 4 यदि है तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ भागफल का नियम लागू करने की बजाय यहाँ इसको सिंप्लीफाई करके y इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 को हमने 5 एक्स की पावर माइनस 4 लिखा है और फिर इसको हमने पावर रूल से सिंप्लीफाई किया है। पावर रूल से dy dx निकाला है और आप जानते हैं पावर रूल को यूज करते हुए -4 को 5 से इंटू करेंगे तो -20 और x की पावर -5
हो जाएगी, क्योंकि -4 -1 करेंगे तो वह -5 आएगी, जिसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं -20 डिवाइडेड बाई x⁵ तो इस प्रकार हम अवकलन के विभिन्न प्रमेयों का, नियमों का प्रयोग करते हुए अवकलन गुणांक ज्ञात करते हैं। विद्यार्थियों, हमने अवकलन से संबंधित जो बेसिक रूल्स हैं हमने वह सीखे हैं, और मैं समझती हूँ कि आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में यही बेसिक रूल आपको जनरली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और आगे अवकलन के जो और नियम हैं, चेन रूल हैं, लघु गुणक से संबंधित नियम हैं, चरघातांकीय फलनों से संबंधित नियम हैं, वो मैं अभी आपको इसमें वीडियो में नहीं बता रही हूँ। उनको आगे आप BA पार्ट 3 और MA में उनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। मैंने बहुत सरल तरीके से आपको अवकलन के नियम इन 2 वीडियो लेक्चर्स में सिखाए हैं, ताकि आप बहुत छोटे छोटे जो प्रश्न हैं जिनमें अर्थशास्त्र में अवकलन का प्रयोग किया जाता है उनको कर पाएँ आप। तो अब हम जो नियम हमने सीखे हैं उन पर आधारित हम अर्थशास्त्र में अवकलज के सरल प्रयोग हम अब आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार डिफरेंशिएशन का हम यूज अर्थशास्त्र में करते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि हम अर्थशास्त्र में मार्जिनल कंसेप्ट्स का बहुत यूज करते हैं। सीमांत उपयोगिता, सीमांत उत्पत्ति, सीमांत लागत, सीमांत आय। तो हम अवकलन के सहायता से कुल फलन से सीमांत फलन ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता का प्रथम अवकलज होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव होती है। यानी यदि हमें कुल उपयोगिता फलन दिया है और यदि हम उसका अवकलन करें तो हम उससे सीमांत उपयोगिता ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थियों, इसी प्रकार हम अवकलन की सहायता से कुल लागत TC से MC यानी सीमांत लागत ज्ञात कर सकते हैं, कुल उत्पादन TP से MP ज्ञात कर सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ज्ञात कर सकते हैं, और टोटल रेवेन्यू से TR से MR ज्ञात कर सकते हैं। अब हम उदाहरण ले रहे हैं कि मान लीजिए आपको कुल लागत फलन दिया हुआ है, TC दिया हुआ है, जो यहाँ पर इस प्रकार है। TC इज इक्वल टू Q⁵ माइनस 3Q² प्लस 27Q। अब आपका प्रश्न है आपके लिए कि उत्पत्ति का वह स्तर ज्ञात करिए जहाँ पर MC इक्वल टू AC हो। तो ये बहुत सरल सा प्रश्न है, आप इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराएं। आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, लेकिन आप इसको छोटे छोटे प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। अब हमने अवकलन के सरल जो नियम हैं, वो है बेसिक नियम हैं वह सीख लिए हैं। तो अब आप देखिए कि हमें TC दिया हुआ है और हमें वह स्तर ज्ञात करना है उत्पादन का जहां MC इक्वल टू AC है। तो हम क्या करेंगे कि MC ज्ञात करेंगे और AC ज्ञात करेंगे, सीमांत लागत ज्ञात करेंगे और औसत लागत ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि औसत लागत ज्ञात करने के लिए यदि हम टोटल कॉस्ट को उत्पत्ति की मात्रा से Q से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास औसत लागत आ जाएगी TC डिवाइडेड बाई Q इक्वल टू AC। तो यहाँ पर कुल लागत फलन को हमने Q से डिवाइड किया है, तो आपका AC आपके लिए AC है, इस प्रकार आ जाएगा। Q3 माइनस 3Q² प्लस 27 को हमने पूरे को Q से डिवाइड कर दिया है, तो यह आएगा Q² माइनस 3Q प्लस 27। अब आपको MC ज्ञात करनी है, तो MC TC फलन का प्रथम अवकलज होती है। तो यानी TC का हम कुल लागत फलन का अवकलन करेंगे। तो कुल लागत फलन का अवकलन को हम इस रूप में लिखेंगे DTC DQ इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर TC इज फंक्शन ऑफ Q है तो हम DTC DQ लिखेंगे, क्योंकि जो कुल लागत है वह उत्पत्ति पर निर्भर करती है, यानी TC Q पर निर्भर करती है। तो MC इज इक्वल टू DTC DQ।
दैट इज इक्वल टू 3q² माइनस 6q प्लस 27। यह हमने अवकलन के द्वारा प्राप्त कर ली है। अब हमें उत्पत्ति का वह स्तर ज्ञात करना है जहाँ पर AC इक्वल टू MC है। तो आप AC को MC के बराबर रखेंगे। आप ये इन दोनों टर्म्स को सॉल्व आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगले स्टेप में आप इनको इस रूप में रख सकते हैं 2q² माइनस 3q इक्वल टू 0 सॉल्व करके। और फिर अगले स्टेप में आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, q को बाहर निकाल कर q इंटू ब्रैकेट में 2q माइनस 3 इक्वल टू 0। इस स्थिति में या तो q इक्वल टू 0 होगा या 2q इक्वल टू 3 होगा। तो इस स्थिति में q इक्वल टू 0 या q इक्वल टू 3/2 आपको प्राप्त होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे और इस स्थिति में चूँकि q इक्वल टू 0 व्यवहारिक नहीं है और हम लागत है उसका नॉन जीरो वैल्यू धनात्मक मूल्य लेंगे, तो इसलिए यहाँ q इक्वल टू 3/2 ये आंसर आपका होगा, जिस पर AC इक्वल टू MC होगी। यानी उत्पत्ति के स्तर 3/2 पर q इक्वल टू 3/2 पर AC इक्वल टू MC होगी। तो इस प्रकार आपने यहाँ अवकलन का प्रयोग करके उत्पत्ति का वह स्तर ज्ञात किया है जहाँ AC और MC बराबर हैं, सीमांत लागत और औसत लागत बराबर हैं। और आप यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें कुल लागत फलन दिया हुआ था। तो विद्यार्थियों, हम इस प्रकार अवकलन का प्रयोग अर्थशास्त्र में करते हैं। अब मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में करें। पहला प्रश्न है TR इक्वल टू 60x माइनस 3/4x²। TR मतलब टोटल रिवेन्यू है, TR टोटल रिवेन्यू है, X उत्पत्ति की मात्रा है। तो यहाँ आपको AR और MR ज्ञात करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है AC दिया हुआ है तो आपको MC ज्ञात करना है। विद्यार्थियों, इस दूसरे प्रश्न में आपको AC दिया हुआ है, आपको MC ज्ञात करना है। तो आप AC से पहले TC ज्ञात करेंगे और TC क्या होगी, AC इंटू Q इक्वल टू TC। यानी आप AC को Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो TC आ जाएगी, कुल लागत आ जाएगी। फिर उसका प्रथम अवकलज लेकर आप MC ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अवकलन के प्रश्न आपको दिए हुए हैं। निम्न का अवकलन कीजिए। dy/dx निकालना है आपको। इसमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और चौथा प्रश्न है, आपको यदि कुल उत्पादन दिया हुआ है, TP दिया हुआ है, कुल उत्पादन फलन दिया हुआ है TP इक्वल टू 90k² माइनस k⁻3, तो आप उससे MP यानी सीमांत उत्पत्ति और औसत उत्पत्ति AP और MP आपको यहाँ ज्ञात करनी है। जिस प्रकार हमने TC से AC और MC ज्ञात किया था, इसी प्रकार आप उसको यहाँ TP से AP और MP, सीमांत उत्पत्ति और औसत उत्पत्ति AP और सीमांत उत्पत्ति MP, औसत उत्पत्ति AP और सीमांत उत्पत्ति MP आपको ज्ञात करनी है। तो ये आपके लिए प्रश्न हैं जो आपको अपनी नोटबुक में हल करने हैं। मैं समझती हूँ कि आपको अवकलन पर आधारित ये जो वीडियो लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। हमने अवकलन को 2 वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। अब आप अवकलन पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करिए। मैं समझती हूँ अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।